हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th के लिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे क्लास 9 से लेके अभी तक क्लास 12th में यूज़ हो रहे हैं वो भी सारे डिस्कस करूंगी। प्लस यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12th। तो ये जो वीडियोस हैं ये दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगी। सेकंड पार्ट में जो बाकी बचे हुए क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगी। सो ये पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जनरल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन। पहले हम इसको रियल लाइफ में देख लेते हैं कि रियल लाइफ में अगर बाई चांस कि आज का वेदर कैसा है, लाइक आज रेन होगी कि नहीं होगी, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी आज रेन होने की और क्या पॉसिबिलिटी आज रेन ना होने की। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लेटर से आपने कोई लॉटरी की टिकट ली है और आप उसको क्या करोगे, विन करोगे या लूज़ करोगे। क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसको विन करोगे या लूज़ करोगे, ठीक है। तो हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन, ठीक है, ये है जनरल मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम 9th क्लास से अपना प्रोबेबिलिटी जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सबसे पहला जो एग्जाम्पल सीखा था वो है कॉइन का, ठीक है। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आइदर हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। सेम वे हमने पढ़ा हुआ है डाई, या फिर उसको कई बुक्स में डाइस भी बोल देते हैं। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। लूडो खेलते हैं ना, तो वहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आइदर 1 2 3 4 5 या फिर 6 आ सकता है, ठीक है। और तीसरा बेसिक एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है दैट इज़ ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते, ठीक है, जिसमें हमारे पास 52 क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड्स में हमारे पास 26 रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ये बेसिक नॉलेज जो है वो आपको होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अब 26 रेड में आपके जो 13 हैं दैट इज़ ऑफ हार्ट शेप, ठीक है, एंड 13 इज़ ऑफ डायमंड शेप, ठीक है। आई होप आपको शेप सबको क्लियर है। देन 26 ब्लैक में से आपके पास 13 स्पेड्स होते हैं एंड 13 क्या होते हैं, क्लब होते हैं, ठीक है। इस तरह से ही होता है। और इसमें हमारे पास 4 एस होते हैं, इक्के जिसको बोलते हैं, और 4 ही किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 ही क्या होते हैं, जैक होते हैं। जे वाला पत्ता, क्यू वाला पत्ता और के वाला पत्ता, ठीक है। तो ये है जो बेसिक नॉलेज प्रोबेबिलिटी की आप लोगों को होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 2, क्योंकि हेड और टेल 2 आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, दैट इज़ 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। सेम वे टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है। सेम वे आप डाइस के लिए भी बोल सकते हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, क्योंकि 3 चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। सेम वे आप कार्ड्स के लिए भी कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है, 52, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो एस कितने होते हैं, दैट इज़ 4, दैट इज़ 4/52 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले करेंगे डिस्कस। नंबर 1 इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या हो गया, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे बेसिक एग्जांपल पे चलते हैं। जब हमने अपने कॉइन को टॉस किया, लेट अस से मैंने 1 कॉइन को टॉस किया, तो आइदर हेड कैन कम और आइदर टेल कैन कम। तो सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स हेड कॉमा टेल। इस तरह से आप अपने क्या लिखते हैं, आउटकम्स लिखते हैं। और ये जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं सैम्पल स्पेस के अंदर, इनको हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। लेट अस से अब हमने अपने 2 कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस हियर। तो 2 कॉइन्स जब हमने टॉस किए तो आइदर फर्स्ट कॉइन पे हेड हो सकता है, सेकंड कॉइन पे भी हेड हो सकता है। फर्स्ट कॉइन पे हेड हो सकता है, सेकंड कॉइन पे टेल हो सकती है। फर्स्ट कॉइन पे टेल आ सकती है, सेकंड कॉइन पे हेड आ सकता है, देन दोनों कॉइन्स पे टेल आ सकती है। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है। सेम वे अगर हमें एक डाई या डाइस की क्या लिखनी हो, सैम्पल स्पेस लिखनी हो, तो हाउ टू राइट द सैम्पल स्पेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इसी तरह से हम 2 डाई की भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टर्म है हमारी इवेंट। इवेंट होता है सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा आप लोगों को कि एक डाई को थ्रो करिए। ठीक है। तो एक डाई को जब थ्रो करा तो उसकी सैम्पल स्पेस हमारे पास अभी हमने लिखी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इवेंट जो है ई यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इवेंट ई क्या डिफाइन किया कि जो भी नंबर डाई पर आए इट शुड बी लेस देन 3। ठीक है। तो जो भी आपने नंबर लेना है तो इट शुड बी लेस देन 3। तो यहाँ पर सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, लेस देन 3 नंबर सिर्फ कितने हैं, 2 ही हैं। ठीक है। तो इवेंट ई में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1, 2। तो ये हो गया इवेंट ई, और ये क्या है, सैम्पल स्पेस का ही सबसेट है ना। ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे इवेंट्स जो हैं वो वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस के ऊपर, राइट। नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड द अदर 1 इज़ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो दोनों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसका नाम से मतलब पता चल रहा है एक्सक्लूसिव, यानी कि जैसे हमारे पास अगर 2 इवेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, अगर ए अकर करेगा तो बी अकर नहीं करेगा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करना या बाहर होना। ठीक है। तो ए एंड बी आर कॉल्ड एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। ठीक है, कि अगर एक अकर कर रहा है दैट एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, तो दूसरा जो है वो अकर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अपने कॉइन को ही टॉस करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो लेट अस सपोज मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ए, कि मैं वो कह रही हूँ कि हेड आए, और इवेंट एक मैंने बी डिफाइन किया जो कह रहा है कि टेल आए। अब आप खुद ही सोचिए कि दोनों एक साथ अकर कर सकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। सो देयरफॉर इवेंट ए एंड इवेंट बी दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। कि एक का होना दूसरे का ना होना है। ठीक है। अब बात आ जाती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है वन ऑफ देम अकर वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, कि एक ज़रूर होना चाहिए वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इसी को हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कॉइन की, कि अगर कॉइन को टॉस किया तो आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेट अस से एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। तो इवेंट ए कह रहा है कि हेड आए, और इवेंट बी जो है दैट शोज टेल। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप परफॉर्म कर रहे हो कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, बट एक तो अकर होगा ही होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। अब ये सेम एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है कि क्या सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। लेट अस से हमने अपने डाई को थ्रो किया। ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी हमने सैम्पल स्पेस लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी इसकी सैम्पल स्पेस है। ठीक है। तो मैंने एक इवेंट ए डिफ़ाइन किया कि इवेंट की जो ए है वो वहाँ डाई पर नंबर जो है वो क्या आए, 2 आए। ठीक है। तो नंबर 2 आए डाई पर, ये मैंने इवेंट ए डिफ़ाइन किया। अब इवेंट एक बी डिफ़ाइन किया कि जो डाई पे नंबर आए वो आए 5।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 2 इवेंट्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए। यहाँ पर ना इवेंट ए पे नंबर 2 आए और इवेंट बी पे नंबर 5 आए। अब जब आप किसी भी डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, क्या ऐसा ज़रूरी है कि 2 या 5 ही आएगा? ठीक है, तो उस केस में आप देखो यहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 2 आएगा तो 5 नहीं आएगा, मतलब कि एक अकर होगा तो दूसरा अकर नहीं होगा, है ना, ये तो पक्का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि डाई पे 2 और 5 के अलावा भी तो 1 3 4 या 6 भी तो आ ही सकता है, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 और 5 ही आए। अब एग्जॉस्टिव के लिए क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है कि इन दोनों इवेंट्स में से एक इवेंट होना ज़रूरी है, ठीक है ना, तो इस केस में ये वाला जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। सो ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मे और मे नॉट बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। सो अब मूव ऑन करते हैं हम अपने क्लास 12th के फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम 3 फेयर कॉइन्स को क्या करेंगे, टॉस करेंगे और उसकी सैम्पल स्पेस यहाँ पर लिखी हुई है। सो आई होप ये सैम्पल स्पेस आप लोगों को लिखनी आती है क्योंकि बेसिक छोटी क्लासेस में करी हुई है। सो यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, यहाँ पर 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉइन्स जो हैं वो फेयर हैं, तो हर सैम्पल पॉइंट को यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1/8 मिलेगी, है ना, क्योंकि जैसे एच की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, दैट इज़ 1 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 8 है। ऊपर क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो हर जो है अपने सैम्पल पॉइंट को 1/8 जो है वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब लेट अस से मैंने यहाँ पर 2 इवेंट्स डिफाइन कर दिए, ई एंड एफ। तो ई इवेंट मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 हेड्स वाले ले लो पहले, जिसमें 2 हेड्स हैं, तो ये आ गए 3। एटलीस्ट बोला है तो 3 हेड्स भी हो सकते हैं। सो एट मोस्ट और एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ध्यान से सुन लीजिए, एट लीस्ट का मतलब होता है 2 तो होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर एट मोस्ट लिखा होता तो यहाँ पर उसका मतलब था 2 तो होने चाहिए, 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी 1 और 0 ऑल्सो, राइट। तो एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर में हमारे पास ये 4 जो हैं वो आउटकम्स फेवरेबल आ गए हैं। देन एफ इवेंट डिफाइन किया मैंने यहाँ पर कि फर्स्ट कॉइन शोज द टेल। तो पहले कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला और ये वाला, तो 4 ही आए इसमें भी। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहूँ तो कैसे आएगी, तो हर सैम्पल पॉइंट की मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है। तो मैंने 1/8 प्लस 1/8 1/8 1/8 प्लस कर दिया, 1/2 आ गया। ऐसे ही एफ़ की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो उसमें भी हर सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो प्लस करके आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँ कि दोनों के बीच में कॉमन चीज़ क्या थी, तो कॉमन चीज़ एक थी, दैट इज़ THH, है ना, तो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ THH। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ़ की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो दैट विल बी 1/8। सपोज करो कि जो इवेंट एफ़ है वो ऑलरेडी अकर हो चुका हो, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है जो पहला इवेंट ई था उसके अकर होने की, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो ई में हमारे पास कितने सैम्पल पॉइंट्स थे, ये 4 सैम्पल पॉइंट्स थे, अभी हमने डिस्कस किया। द सैम्पल पॉइंट ऑफ एफ जो कि फेवरेबल था इवेंट ई को, मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो एक सैम्पल पॉइंट आया था, दैट इज़ THH। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ये हमारे ई वाले में 4 सैम्पल पॉइंट्स थे और ई और एफ का जो इंटरसेक्शन था वो THH था, है ना, ये अभी हमने डिस्कस किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है ई की कि एफ़ को हम एक सैम्पल स्पेस की तरह लें। अब यहाँ पर अगर एफ़ एक सैम्पल स्पेस है तो हमारा जो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि एफ़ में कितने हैं, 4 ही हैं। सो फेवरेबल कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि दोनों का कॉमन कितना है, THH ही है। सो 1/4 क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ई की, जब हमारा इवेंट एफ है जो वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि हमने एक कंडीशन डिफाइन कर दी। ठीक है, गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और इसको हम लिखते कैसे हैं, PE/F,
ठीक है, तो इसको पढ़ते इस तरह से है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन बाय F। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो प्रोबेबिलिटी क्या है E इवेंट की गिवन दैट F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F इज़ 1/4। अब जब आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे जाकर तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन दैट F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू N ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी कि ये क्या आया था 1 आया था, और डिवाइडेड बाय N ऑफ F। N ऑफ F मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द F इवेंट, दैट इज़ 4, 1/4। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स के साथ N ऑफ S के साथ डिवाइड कर दें, सो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ये बनता है, P दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन F that has already occurred is equal to P of E इंटरसेक्शन F, यानी कि जो भी इनका E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी होगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, और अगर हमें इस तरह से लिखना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन दैट E हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला जो पीछे होगा जो ऑलरेडी अकर हो चुकी होती है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लेते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ E एंड F आर द टू इवेंट्स associated with the same sample space of the random experiment, कहता है अगर E और F दो इवेंट्स हैं, the conditional probability of event E given that F has occurred already, तो उसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पर E और F जो हैं बी द इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस गिवन दैट F हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन F इज इक्वल टू 1। अब इसको हम प्रूव करके बताएंगे, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस गिवन दैट F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, S इंटरसेक्शन F, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये लिख सकते हैं। अब अगर दोनों का सैम्पल स्पेस और F इवेंट का इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F को ऐसे रहने दो, तो कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। अब ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन F करते हैं, सो इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, F इंटरसेक्शन F, F का इंटरसेक्शन F के साथ ही करोगे तो F ही आएगा, P ऑफ F, सो P ऑफ F डिवाइडेड बाय P ऑफ F इज इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, if A and B are the two events of the sample space S और F is an event of S such that जो P of F है not equal to 0 है। अब कहता है A और B जो हैं वो दो इवेंट्स हैं सैम्पल स्पेस S के, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B गिवन दैट F हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू P A गिवन F प्लस P B गिवन F माइनस P A इंटरसेक्शन B गिवन F। अब ये देखने को तो डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट आप सेट्स चैप्टर याद करो। सेट्स चैप्टर में आपने ये पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, पढ़ा था ना। ठीक है, बस यहाँ पर आपने क्या करना है, गिवन F लगाते जाना है सबके साथ। ठीक है, अब इजी हो गया। अब देखो गिवन F लगा दिया, गिवन F लगा दिया, गिवन F लगा दिया, गिवन F लगा दिया। ठीक है, तो बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखी हुई है। एक प्रॉपर्टी याद करो,
कि हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब अगर इसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालनी हो, है ना, तो वो क्या हो जाती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यही हो जाती है। अब यहाँ पर गिवन एफ लगा दो साथ में, ठीक है, तो ई डैश गिवन एफ इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। सो बन गया फॉर्मूला। सो दिस इज द प्रॉपर्टी 3 फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थॉरली। तो अगर 10 कार्ड्स हैं तो यहाँ पर हमारी जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बन जाएगी, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। एंड कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, देन इफ़ इट इज़ नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ मोर दैन 3, हमें पता है कि नंबर जो है वो मोर दैन 3 है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर होगा। तो हम यहाँ पर 2 इवेंट्स यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहला इवेंट डिफ़ाइन होगा कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ इवन, है ना, तो यही बोला हुआ है उसने कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ इवन। क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ इवन हमारा पहला इवेंट हो गया। सो बी इवेंट हो गया हमारा कि नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड ड्रॉन इज़ मोर दैन 3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 इवेंट्स डिफाइन हो गए। अब ए इवेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ए इवेंट के अंदर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ इवन। सो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हमारे पास है। बी इवेंट में मोर दैन 3 वाले लिखने हैं। सो मोर दैन 3 का मतलब है 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज इवन गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये चीज़ हमने निकालनी है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से probability of A intersection B divided by probability of B. So what is the probability of B? So कितने यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7, so 7 upon 10, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 7 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 हैं। अब दूसरा हमें निकालना पड़ता है सबसे पहले यहाँ पर A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा, 4, 6, 8 एंड 10, तो 4 ही एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ए इंटरसेक्शन बी की, दैट इज़ 4/10। सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़। सो 4/10 डिवाइडेड बाई 7/10, सो 10 से 10 कैंसिल, सो 4/7 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर।